अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1891 से 1895। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1891। टुकड़े 1। लिंगजी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जियो लिंगशी पूछने ही वाला था कि अचानक युनचे के हाथ में एक काली स्लेट आ गई। जैसे ही उसकी आंखें उस वस्तु से टकराईं, उसका दिल अचानक हिल गया, जैसे उस पर किसी विशाल हथौड़े से पूरी ताकत से वार किया गया हो। उसकी पूछताछ कभी भी उसके होठों से आगे नहीं बढ़ी। यह है, जब वह बोल रही थी तब भी ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें और उसका दिमाग कहीं और उड़ गए हों। युनचे ने कहा, हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने इसे मेयन को उसके जाने से पहले दिया था और मेयन ने उसके बाद मुझे दिया था। स्लेट पर उत्कीर्णन संभवतः है। अचानक निष्क्रिय प्रतीत होने वाली काली स्लेट एक अंधेरी शैतानी रोशनी से चमक उठी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे ने खुद को बीच में ही रोक लिया। ये पहले जैसी ही विसंगति थी, लेकिन फिर भी इसने उसे स्तब्ध कर दिया। प्रकाश तेजी से कई हजार छोटी छोटी किरणों में बिखर गया, लेकिन वे दूर तक नहीं गए। इसके बजाय वे कई अजीब शब्दों का रूप लेने से पहले अस्वाभाविक रूप से हवा में रुक गए। ये पूर्ण शुरुआत का दिव्य पाठ था। जियो लिंगजी ने अजीब तैरते हुए शब्दों को चकित होकर देखा। उसने बुदबुदाया, ये फिर से विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पहली बार जब उसने विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल देखा तो वह इससे आश्चर्यचकित और भ्रमित हो गई थी, लेकिन अब उसकी भावनाएं बहुत अधिक उड़ने लगी और उनका वर्णन करना अधिक कठिन हो गया। साथ ही पिछली बार के विपरीत फ्लोटिंग टेक्स्ट का रंग गहरा काला था। ये स्वर्ग के शैतान सम्राट की शक्ति का प्रभाव हो सकता है, या शायद ये शुरू से ही ऐसा था। विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल को 3 भागों में विभाजित किया गया था और यह अंतिम है। युनचे ने आह भरते हुए कहा, यहाँ तक कि देवताओं के युग के देवता और शैतान भी उन्हें एकजुट करने में सक्षम नहीं थे। ये हमारे समय में हुआ है। इसे केवल एक चमत्कार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल का पहला भाग अनंत रात्रि शैतान कबीले के चंद्रमा वध शैतान संप्रभु से आया था, एक प्राचीन शैतान जो असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु चक्र की आपदा के बाद से मुश्किल से जीवन से जुड़ा था, जब तक कि वह समाप्त नहीं हो गया। युनचे दूसरे भाग की खोज कियाने यंग र ने निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में की थी। अंततः तीसरा भाग हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के कब्जे में था, एक ऐसा अस्तित्व जिसके बारे में माना जाता है कि वह अनंत काल पहले मर गया था। अतीत, वर्तमान और परे। विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल के 3 भाग वस्तुतः 3 अलग अलग समय और स्थानों में अस्तित्व में थे, जब तक कि वे युनचे के हाथों में नहीं पड़ गए। NOVALBIN पहली बार पैतृक दिव्य कला का संपूर्ण संस्करण इस ब्रह्मांड में दिखाई देगा। यह एक ऐसा वरदान था जिसमें भाग लेने का कर्म प्राचीन सृष्टि के देवताओं और शैतान सम्राटों के पास भी नहीं था। काफी समय बाद, जब जियो लिंगजी ने जल्द ही अपनी उलझन से बाहर निकलने का कोई संकेत नहीं दिखाया, तो युनचे ने अस्थायी स्वर में पूछा, क्या आप अभी भी इन पात्रों को पहचानते हैं? पूर्ण शुरुआत का दिव्य पाठ। आमीन। जियो लिंगजी ने सूक्ष्मता से सिर हिलाया। न केवल मैं उन्हें पहचानता हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। हालांकि मुझे पता है कि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। युनचे, जियो लिंगशी ने धीरे से कहा, स्वर्ग के अंत और पृथ्वी की गहराई की अनंतता की शुरुआत में ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और रास्ता हमेशा के लिए फैला हुआ है। बिजली ने दर्द सहा, गरज ने तोड़ दिया, ठंड ने काम करना बंद कर दिया, बर्फ नष्ट हो गई, हवा ने शोक मनाया, बादल ने शोक किया, पहाड़ ने शोक किया, पत्थर ने विलाप किया, लौ रोई, ज्वाला सिसक उठी, प्रकाश और अंधेरा निर्बाध रूप से विलीन हो रहे हैं और अंत में कुछ भी नहीं लौटते। जियो लिंगशी के धीमे नर्म शब्द उसके कानों में प्रवाहित हुए। उसकी आवाज में गहरी ऊर्जा का एक कण भी नहीं पाया जा सका,
लेकिन ये पहले की तरह ही उसके मन और आत्मा के सबसे गहरे कोनों में आसानी से घुस गई। यून चे को इसका एहसास होने से पहले ही उसकी आंखें बंद हो गईं। इतना ही नहीं, उसका चेतना ने उसकी इच्छा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए स्वचालित रूप से अन्य सभी संवेदी सूचनाओं को अवरुद्ध कर दिया और उसे शून्यता की एक अनोखी स्थिति में डाल दिया। इस खालीपन में केवल जियो लिंगजी की आवाज और पैतृक दिव्य कला थी, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके हर शब्द के साथ पूर्ण हो रही थी। एक हृदय अनगिनत विचारों को जन्म देता है, लेकिन सभी विचार अंततः इच्छा से बाहर हो जाते हैं और इच्छा की कमी शून्यता की ओर ले जाती है। हालांकि शून्यता अनगिनत आत्माओं का निर्माण करती है और अनगिनत आत्माएं अनगिनत दिलों का पोषण करती हैं। मनुष्य स्वयं नहीं है, लेकिन परिणाम स्वरूप स्वयं मनुष्य जैसा बन जाता है। स्वर्ग की शुरुआत, पृथ्वी का अंत, प्रारंभिक अराजकता का निर्माण, संसार का निष्कर्ष। किसी भी तरह ये सब कुछ भी नहीं लौटाता। जियो लिंगजी ने यू चे की हालत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह तब भी बोलती रही जब उसकी आंखें अधिक केंद्रित हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति ठोस हो गई और उसकी आवाज उस बिंदु पर स्थिर हो गई जहां वह लगभग पूरी तरह से सम और भावहीन थी। विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल पैतृक दिव्य कला उसके मन और आत्मा में उसी दर से विकसित हो रही थी जिस गति से यूचे के पूरा होने की ओर बढ़ रही थी। आकाश में यूचे और जियोलोनशी के अप्राकृतिक अवस्था में प्रवेश करने के बाद म्यू जुआनियन झिझक में पड़ गया था। वह चिंतित थी, इसलिए उसने उनसे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा जियो लिंगजी के शब्द एक कान से जा रहे थे और दूसरे से बाहर। स्पष्ट रूप से सुनने के बावजूद भी उसे एक भी शब्द याद नहीं आ रहा था। यह विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल है, म्यू जुआनियन ने खुद से फुसफुसाया। उद्धरण चिन्ह ... प्रकाशहीन अंधकार है, अंधकारहीन प्रकाश है, पथहीन मार्ग है, अराजकता कानून है, केवल शून्यता ही अंतहीन और शाश्वत है। जब अंतिम शब्द जियो लिंगजी के होठों से निकला तो शैतानी रोशनी अचानक फैल गई और निरपेक्ष शुरुआत का गहरा काला दिव्य पाठ ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। जो कुछ बचा था वही ऊंचे के घुटनों पर पड़ी काली और निष्क्रिय स्लेट थी। जियो लिंगजी की आंखों का रंग अचानक उड़ गया। उसकी पुतलियां धीरे धीरे गायब हो गईं क्योंकि अंतहीन भूरे और सफेद रंग ने उसकी आंखों के सामने दुनिया को निगल लिया। अचानक धूसर सफेद दुनिया में एक धुंधली छवि दिखाई दी। जब उसने अवचेतन रूप से ये देखने की कोशिश की कि यह क्या है, तो दुनिया में 1 दर्जन और छवियां दिखाई दी। उनकी संख्या तेजी से बढ़कर 100, 1000, 10 लाख, 1 अरब हो गई। तेजी से और बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुई अनंत छवियों ने जियो लिंगशी की नाजुक आत्मा को आसानी से उड़ा दिया। उसकी ढहती चेतना इसे महसूस नहीं कर सकी, लेकिन उसका शरीर वापस फर्श की ओर गिर रहा था। युनचे ने शुरू से अंत तक इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। शून्यता क्या थी? ब्रह्मांड में प्रत्येक सजीव और निर्जीव वस्तु शून्य से पैदा हुई, शून्य में समाप्त हुई, शून्य से विकसित हुई और शून्य में विलीन हो गई। ये हर चीज की शुरुआत और अंत था। शून्यता का नियम क्या था? युनचे ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास ये था। हालांकि वह ये बताना भी शुरू नहीं कर सका कि यह क्या था। ये शून्यता के नियम के लिए धन्यवाद था कि वह एक गहरे क्रिस्टल की ऊर्जा और यहाँ तक कि एक गहरे जानवर के गहरे कोर को सीधे अपनी ताकत के रूप में अवशोषित करने में सक्षम था। यही कारण था कि वह आवश्यक वंशावली न होने के बावजूद किसी भी राजा क्षेत्र की खोई हुई दिव्य कलाकृतियों या दिव्य मूल शक्ति पर बलपूर्वक नियंत्रण कर सकता था। सामान्य ज्ञान और बुनियादी कानून उस पर लागू ही नहीं होते थे। वह नहीं जानता था कि शून्यता के नियम को कैसे प्रसारित किया जाए। वह इसे अपनी शक्ति या अपने शरीर में महसूस भी नहीं कर सका। हालांकि इसने उसे असंभव चीजें करने से नहीं रोका, जैसे कि उसकी वर्तमान साधना को प्राप्त करना, कई मामलों में ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों की अनदेखी करना और भी बहुत कुछ। ये सब उसके लिए स्वाभाविक रूप से आया। एक उदाहरण देने के लिए, यह ऐसा था जैसे उसकी आंखों में अचानक लेकिन स्वाभाविक रूप से एक नए और पहले कभी न देखे गए रंग को पहचानने की क्षमता बढ़ गई। उसे सीखने, अभ्यास करने, अध्ययन करने
किसी चीज का उपयोग करने या किसी बाहरी मदद को नियोजित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वह कभी भी पैतृक दिव्य कला जियोलिंग्जी का अध्ययन करने में सक्षम नहीं था, उसके लिए व्याख्या की गई। उसे ये भी नहीं पता था कि ऐसा करना कैसे शुरू किया जाए। हालांकि इसने उसे अचानक बल्कि स्वाभाविक रूप से बाद में किसी प्रकार की अलौकिक और नियम तोड़ने की क्षमता प्राप्त करने से नहीं रोका। इतना ही नहीं, विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल ने हर बार उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे अजीब और अस्पष्ट सपनों में डाल दिया था, और इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। अभी यूचे अपने दिमाग में सभी प्रकार के अजीब सपने के टुकड़ों से जूझ रहा था। युवानबा, तुम सचमुच बहुत अद्भुत हो। दादाजी ने कहा था कि आप फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में नंबर 1 जीनियस हैं, एक ऐसा जीनियस जिसे हमारी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी 1000 साल बाद भी दोबारा पैदा नहीं कर सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप भविष्य में पूरे ब्लू विंड नेशन को हिला सकते हैं। मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूँ। हे, दरअसल मैं ही वह हूँ जो तुमसे ईर्ष्या करता है। आपके पास पहले से ही एक छोटी चाची है और आप सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, माँ का निधन जल्दी हो गया था और मैं घर में अकेला व्यक्ति हूँ। मेरा कोई भाई या बहन भी नहीं है। अगर मेरा कोई बड़ा भाई या बहन होता, या एक छोटा भाई या बहन भी होता, तो मैं अब इतना अकेला और ऊब महसूस नहीं करता। फिर अंकल जिया से कुछ नई रखेलों से शादी करने के लिए कहें ताकि आपके बहुत सारे भाई बहन हो सकें। मेरे पिता ऐसा नहीं चाहते। हर साल ऐसे कई लोग हैं जो मेरे पिता को नई रखेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता इससे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह एक परिचित सपना था जिसमें युनचे आ गया था। हालांकि एक उल्लेखनीय अंतर था। पहले सपने धुंधले, अल्पकालिक होते थे और कुछ टुकड़ों के अलावा उन्हें याद करना लगभग असंभव था। यही कारण है कि उसने पहले उन पर बहुत कम या कोई ध्यान नहीं दिया था। सपने स्वाभाविक रूप से अतार्किक और क्षणभंगुर थे। हालांकि इस बार वह पूरी तरह से जाग रहा था, भले ही उसे सपना देखना चाहिए था। पिछले सपनों के विपरीत यह इतना स्पष्ट लगा कि ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में घटनास्थल पर मौजूद था। इस बार उन्हें जिया युवानबा के स्वप्न के स्वरूप का भी स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। सपने में युनचे बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा वह हकीकत में था, लेकिन जिया युवानबा युवा लड़का लगभग 10 साल का लग रहा था और वह युनचे से 1 साल छोटा था। हालांकि वह लगभग आधा सिर लंबा था और उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से पतला था। यह उस साहसी जिया युवानबा से बिल्कुल अलग था जिसे वह याद करता था। इसके अलावा उसका पतलापन 10 साल के बच्चे जैसा पतलापन नहीं था। वह केवल इसलिए पतला दिखता था क्योंकि उसके शरीर में चर्बी न के बराबर थी। यह उस प्रकार की मांसल काया थी जिसे केवल एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता था। ऐसा लगभग महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका शीत निद्रा में जा रही थी या कुछ और। वे बस उन सभी को जगाने के लिए एक महान शक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 साल पुराना, वह महज 10 साल का था। युचे ने वास्तव में लंबा जीवन नहीं जिया था, लेकिन उसने इस तरह का शरीर कभी नहीं देखा था। इससे भी अच्छी बात यह है कि जब युनचे की नजर जिया युवानबा से मिली तो उसकी आत्मा एक पल के लिए कांप गई। उनकी युवा विशेषताओं में युनचे के सपने के प्रति चिंता और दृढ़ संकल्प झलकता था, लेकिन उनकी आंखों में भी एक प्रकार की शक्ति थी जो आत्मा को छेद देती थी। युनचे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का वह नाजुक युवक नहीं था जो पहले हुआ करता था। वह व्यक्ति था जिसने ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंचने वाले अब तक के सबसे महान अभ्यासकर्ता को हराया था। ऐसा कुछ भी नहीं था और कोई भी नहीं था जो उसे अब धमकी दे सके। हालांकि युवा जिया युवानबा की आंखों में छिपी रोशनी ने उसकी आत्मा में कंपन पैदा कर दिया था। वह ईश्वर क्षेत्र के महान सम्राट, वह जिया युवानबा के अत्याचारी सम्राट की दिव्य शिराओं से बहुत परिचित था। यहाँ तक कि ईश्वर क्षेत्र में भी यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ प्रतिभा थी, इतना कि अगर वह ऊपरी तारा क्षेत्र में पैदा हुआ होता तो वह एक क्षेत्र का राजा बन जाता।
हालांकि इस ज़िया युवानबा की आंखों में दिव्य प्रकाश उसकी नसों को जागृत करने के बाद असली युवानबा की आंखों से भी कहीं अधिक मजबूत था। यह उस अलौकिक शरीर से भी परे था जो उसे अत्याचारी सम्राट की दिव्य शिराओं द्वारा उपहार में दिया गया था। इसे देखना भूल जाओ, उसने ऐसा नहीं किया। सोचिए, यह असाधारण काया ईश्वर क्षेत्र के लंबे इतिहास में भी दर्ज की गई थी। अगर उसे तुलना करनी हो, वह कहेंगे कि यह कम से कम केवल महिला प्रतिभा हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास के बराबर था। युनचे ने जब से ये सपने देखना शुरू किया तब से उसने सपने ज़िया युवानबा को सबसे साफ आंखों और सबसे अच्छे दिमाग से देखा। केवल 10 साल की छोटी उम्र में ज़िया युवानबा के पास एक पतली लेकिन अप्राकृतिक रूप से मांसल काया थी, एक ऐसी प्रतिभा जो अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों से भी आगे थी और एक पूरी तरह से अलग भविष्य था। हालांकि उनकी न तो कोई बड़ी बहन थी और न ही कोई भाई बहन। उसका स्वप्न इस प्रकार क्यों विकृत हो गया, ऐसा दोबारा क्यों हो रहा था, और यह सब इतना भयानक वास्तविक क्यों लगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1892 टुकड़े 2। एक नए स्वप्न का टुकड़ा उसकी चेतना में प्रविष्ट हो गया। इस सपने में यूची, जो अभी भी 10 साल का बच्चा है, जियो लिंगशी के बगल में बैठा था और जियोली को गर्मजोशी से एक परिचित कहानी का वर्णन करते हुए सुन रहा था। उस समय चियर के जन्म के कुछ ही समय बाद गवर्नर सीटू की बेटी का जन्म हुआ था। हालांकि गवर्नर की पत्नी की बीमारी के कारण जब बच्चे का जन्म हुआ तो वह बहुत कमजोर थी और मृत्यु के कगार पर थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अगर उसकी जान बचानी थी तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कम से कम स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में हो ताकि उसे एक मौका मिल सके। कोई अपनी उंगलियों से उन लोगों की संख्या गिन सकता है जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे तक पहुंच गए थे, और इनमें से हर एक व्यक्ति के पास असाधारण स्थिति थी। उसे बचाने के लिए वे निश्चित रूप से अपनी नींव को नुकसान पहुंचाएंगे। परिणाम स्वरूप उनमें से लगभग हर कोई गवर्नर की हताशापूर्ण विनती के बावजूद अधिक था। एकमात्र अपवाद यंग एयर था। उन्होंने खुद को गंभीर नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाया और उस बच्चे की जीवन शक्ति को स्थिर करने के लिए अपनी सारी गहन शक्ति लगभग समाप्त कर दी। परिणाम स्वरूप वह जीवित रहने में सक्षम थी। चियर, इस तरह आपकी और गवर्नर की बेटी की शादी तय हुई थी। उस समय गवर्नर सीटू अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यंग र के प्रति इतने आभारी थे कि वे वही यंग र के सौतेले भाई बन गए। इसके अलावा उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि स्वर्ग की दयालुता का बदला चुकाने के लिए भविष्य में उनकी बेटी की शादी जियो यंग के बेटे से की जाएगी। हम्फ, जियो लिंगशी ने अपनी नाक ऊपर की ओर घुमाते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे वह सितु जुबान बिल्कुल पसंद नहीं है। वह हमेशा बहुत अलग थलग रहती है और जब वह लिटिल चे को देखती है तो भी वह वैसी ही हो जाती है। यह एक और सपना था जिसे उसने पहले भी देखा था। दृश्यावली, शब्द, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछली बार था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वह पूरी तरह होश में था। इस सपने में जियोयंग ने जिस व्यक्ति को बचाने के लिए खुद को बलिदान दिया वह सितु जुबान था, ज़िया क्विंग्यू नहीं। परिणाम स्वरूप जियोयंग की वीरता के कारण उनकी होने वाली दुल्हन भी ज़िया क्विंग्यू नहीं बल्कि सितु जुबान बन गई। स्वप्न का एक और टुकड़ा उसकी चेतना में प्रविष्ट हो गया। इस बार ये एक लड़की की आकृति थी। वहीं खड़े रहो, जियोचे। वह शानदार कपड़े पहनने वाली एक लंबी और पतली महिला थी। वह करीब 15 या 16 साल की लगती थी, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि उसकी उम्र के अनुरूप नहीं थी क्योंकि उसने भारी मेकअप किया हुआ था। वर्तमान युनचे के लिए उसके जैसी महिला को एक पल के लिए अपनी निगाहें टिकाने की इजाजत देना उसके लिए पूरी तरह से नीचे की बात थी। ऐसा कहा जा रहा है कि वह एक ऐसे युवक के लिए पूरी तरह से आकर्षक थी जिसने अभी तक अपने क्षितिज का विस्तार करना शुरू नहीं किया था। कम से कम ये स्पष्ट था कि उसका स्वप्न वह इस समय भी जियोचे था। मुश्किल से उसकी घबराहट पर काबू पा रहा था। मिस सीटू, यूचे ने विनम्रता से उत्तर दिया। ये पहली बार था जब सीटू जुबान ने उससे बात करने की पहल की थी,
इसलिए वह मुश्किल से अपनी उत्तेजना और खुशी को छुपा सका। सीतू जुवान नाम उसके सपनों में कई बार आया था। उनकी वास्तविक स्मृति में सितू जुवान गवर्नर सितू की बेटी थी और यहीं रहती थी, बिल्कुल उसकी तरह तैरता हुआ क्लाउड सिटी। स्वाभाविक रूप से वह उससे पहले मिल चुका था, लेकिन किसी कारण से उसके बारे में उसकी यादें इतनी धुंधली थीं कि उसे उसकी शक्ल तक याद नहीं थी। उसने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जब उसे पहली बार ये सपने आने लगे तो वही ईश्वर के दायरे में जीवित रहने में व्यस्त था। वह किसी गवर्नर की बेटी की परवाह क्यों करेगा, जिससे वह तब परिचित भी नहीं हुआ था जब वह अपने जन्म के शहर में था। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि सपने अक्सर पूरी तरह से निरर्थक साबित होते हैं। हालांकि इस बार उसे सितू जुवान का पूरा दृश्य दिखाई दिया और अचानक ऐसा लगा जैसे उसके सिर से एक अदृश्य कोहरा हट गया हो। सितू जुवान की उनकी यादें और प्रभाव अचानक स्पष्ट हो गए। वास्तव में उन्हें इतना स्पष्ट महसूस हुआ कि ऐसा लगा जैसे वह उसके बारे में पहले कभी नहीं भूले थे। सितू जुवान ने यूचे को बिना छुपे अहंकार और तिरस्कार के साथ देखा। क्या आप जानते हैं कि टोट क्या है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसके स्वप्न का पूरा शरीर झरने की तरह तनावग्रस्त हो गया। घुटन की अनुभूति अंततः खत्म होने से पहले उसे कई सांसें लेनी पड़ी और वह एक समान स्वर में बोलने के लिए पर्याप्त शांत हो गया। बेझिझक अपने मन की बात कहें, मिस सीटू। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। केवल 15 वर्ष का होने के बावजूद उसने इतने अपमान सुने थे कि वह सुन्न हो गया था। हालांकि सीटू जुवान की बात सुनना एक ऐसा झटका था जिसने उसकी मानसिक सुरक्षा में लगभग छेद कर दिया। सितू जुवान ने उसकी ओर देखा। हमारी शादी को केवल 5 महीने ही बचे हैं। मैं एक गवर्नर की बेटी हूँ और फिर भी मुझे आप जैसी पूरी तरह से अपंग व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपकी वजह से मुझे कितना तिरस्कार सहना पड़ा है? यूचे को लगा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया है, इसलिए उसने खुद पर नियंत्रण पाने के लिए अपनी जीभ काट ली। मैं समझता हूँ, यदि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो आप अपने पिता और मेरे दादाजी से सगाई रद्द करने के लिए कह सकते हैं। अभी बहुत देर नहीं हुई है। रद्द करना? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि यदि यह संभव होता तो मैं अब तक प्रतीक्षा करता? सीटू जुवान की आवाज तेजी से तीखी हो गई। पूरा शहर जानता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो आपके मृत पिता ने मेरी जान बचाई थी। मेरे पिता ने अनगिनत लोगों के सामने हमारी शादी कराने की शपथ ली है। अगर तुम्हारे पिताजी अभी भी जीवित होते तो अच्छा होता। हम अपना एहसान चुकाने के लिए अलग तरीके से बातचीत कर सकते थे, लेकिन नहीं। न केवल वह मर गया है, यह अफवाह है कि उसके मरने का आधा कारण ये था कि उसने मुझे बचाने के लिए खुद को थका दिया था। यदि मेरे पिताजी अब सगाई रद्द कर देंगे तो वे जीवन भर कृतज्ञ कहलाएंगे। सीतू परिवार एक सम्मानित परिवार है। इसकी गरिमा आप जैसे लोगों के लिए प्रभावित नहीं होगी, सीतू जुवान ने धीरे से कहा। हालांकि चिंता मत करो, मेरे पिताजी सगाई रद्द नहीं करेंगे और न ही मैं। उसकी आंखों में अचानक घिनौना स्वाद आ गया। तुम अपंग हो, लेकिन तुम पूरी तरह से बेकार नहीं हो। आखिरकार आपकी शक्ल सूरत काफी सुंदर है। अगर और कुछ नहीं तो आप एक लड़के का खिलौना बनने के लिए बहुत योग्य हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे की मानसिक सुरक्षा अंततः ध्वस्त हो गई और उसकी विशेषताएं अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगी। चूंकि आज हम संयोग से मिले, इसलिए मैं आपको भविष्य के बारे में भी बता सकता हूँ। सितू जुवान की आधी संकीर्ण आंखें 3/10वें हिस्से में तिरस्कार और 7/10वें हिस्से में चंचलता से रंगी हुई थी। खराब किस्म का। इन अंतिम कुछ महीनों के दौरान आप आज्ञाकारी बनना सीखेंगे। यदि आपका प्रदर्शन मुझे प्रसन्न करता है तो हमारी शादी के बाद भी आप कुछ हद तक अच्छे जीवन का आनंद ले सकते हैं। अन्यथा मान लीजिए कि आपका अपंग शरीर मेरी शिक्षाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकता है। दरार। क्या उसका एक दांत टूट गया? उसने शायद किया था। यूचे को अपने मुंह में खून का जमाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था।
लिटिल चे। अचानक उसके जीवन की सबसे परिचित चीख उसके कानों में पड़ी। इसने उन सभी नकारात्मक भावनाओं को धो डाला जिन्होंने शुद्ध झरने की तरह उसकी आत्मा को लगभग कुचल दिया था। युनचे की यातनापूर्ण लेकिन दबी हुई अभिव्यक्ति से संतुष्ट प्रतीत होते हुए सीटू जुवान ने दूर जाने से पहले उस पर एक आखिरी अहंकारी मुस्कान छोड़ी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक लड़की जो रंगीन तितली जैसी कोमल दिख रही थी, युनचे के बगल में दिखाई दी। उसने प्रस्थान कर रही सीटू जुवान को देखा और आश्चर्य से कहा, क्या वह है सीटू जुवान? क्या आप अभी उससे बात कर रहे थे? युनचे ने उसकी बांह से चिपकी हुई लड़की की ओर देखा। कुछ ही सांस पहले उसकी शर्म और गुस्सा इतना स्पष्ट महसूस हुआ कि उसकी छाती से फूटकर बाहर आ गया। हालांकि जैसे ही उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, इसका बड़ा हिस्सा गायब हो गया। जियो कबीले के अंदर या बाहर ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने उसकी विकलांगता के लिए उसका अपमान किया था। उसे बहुत पहले ही इसकी आदत हो गई थी। हालांकि 3 लोगों ने उसे आगे बढ़ाया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो गईं। उसके दादा, जो उससे बहुत प्यार करते थे और उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था, उसका अच्छा दोस्त सिया युवानबा, जिसने बचपन से ही उसकी हर संभव मदद करके उसकी रक्षा की थी, और उसकी छोटी चाची, जो उससे इतना प्यार करती थी कि वह उसे सिर्फ इसलिए खोजती थी क्योंकि वह 1 घंटे से कुछ अधिक समय से नजरों से ओझल था। वह पहले से ही भाग्यशाली था कि उसके पास 3 लोग थे जो उसकी दिल की गहराइयों से देखभाल करते थे। बाकी सभी लोग क्या कहते हैं, उसके जीवन का केंद्र बिंदु होना जरूरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये सही है। बहुत छोटी उम्र से, चाहे उसने पहले किसी भी तरह का अपमान सहा हो, जियो लिंगशी की दृष्टि और ध्वनि हमेशा उसे शांत और संतुष्ट कर सकती थी। वास्तव में यही सब मायने रखता था। एमेन। युनचे ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब उसने मुझसे अपनी मर्जी से बात की है। ऐसा नहीं है कि हम पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन उसने अब से पहले कभी मुझे स्वीकार नहीं किया। वास्तव में? जियो लिंगजी का आश्चर्य बढ़ गया। उसने आपसे क्या कहा? कुछ नहीं, ये सिर्फ शादी के बाद की तैयारियों के बारे में था, युनचे ने सहज स्वर में कहा। वह कभी भी जियो लिंगजी के लिए सीटू जुवान के शब्दों को दोहराने वाला नहीं था, क्योंकि आखिरी चीज जो वह देखना चाहता था वह उसका क्रोधित, दुखी चेहरा था। दूसरी आखिरी चीज जो वह देखना चाहता था वह ये सुनने के बाद उसके दादाजी की अभिव्यक्ति थी। अच्छा ऐसा है। जियो लिंगशी की आवाज नर्म हो गई, और किसी चीज की झलक, जिसे उसने खुद भी नोटिस नहीं किया था, उसकी आंखों में प्रवेश कर गई। पिछले 2 वर्षों से शहर में बहुत सी अजीब अफवाहें चल रही हैं। वे सभी कहते हैं कि सीटू जुवान सगाई रद्द करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी। मुझे लगता है कि अफवाहें आखिरकार अफवाहें ही थी। बेशक अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं। युनचे हंसे। गवर्नर सगाई रद्द नहीं करेंगे। यही बात सीटू जुवान ने खुद मुझसे कही थी। एमेन। अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि पिताजी यह सुनकर खुश होंगे। उसने यही कहा था, लेकिन जियो लिंगशी को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई, भले ही वह उन लोगों में से एक थी जो अफवाहों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। क्या आपने सीटू जुवान से बहुत देर तक बात की? जियो लिंगजी ने पूछा। उसे समझ नहीं आया कि वह खुद से इतना अजीब सवाल क्यों पूछ रही थी। नहीं, ये बहुत छोटी बातचीत थी, युनचे ने आगे जवाब दिया। मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। अगर सगाई न होती तो मैं कभी उससे शादी करने के बारे में सोचता भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगा, छोटी चाची। ही। जियो लिंगशी ने अपनी अभिव्यक्ति छुपाने से पहले लड़कियों जैसी हंसी निकाली। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे सीटू जुवान बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे आप दोनों की शादी का विचार तो और भी कम पसंद है। लेकिन पिताजी यही चाहते हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती, वह चैन से नहीं बैठ पाएगा। वैसे भी चलो साथ में घर चलते हैं। उसने उम्मीद से आगे बढ़ने से पहले युनचे का हाथ पकड़ लिया। पिताजी ने इस बार एक बहुत अच्छे डॉक्टर को काम पर रखा है। बहुत से लोग उन्हें मेडिकल अमर कहते हैं। मुझे यकीन है
वह तुम्हें ठीक करने में सक्षम होगा, लिटिल चे। अब जब कोहरा छट गया था, युनचे पूर्ण निश्चितता के साथ कह सकता था कि जिस सितु जुबान को वह याद कर रहा था, वह बिल्कुल उसी के समान था जिसे वह अपने सपनों में देख रहा था। हालांकि वह उतना ही निश्चित था कि ये सपने उसकी वास्तविकता से मेल नहीं खाते थे। मतभेद मामूली थे, लेकिन वे उसके सपनों को पूरी तरह से अलग वास्तविकता बनाने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि यही समस्या की जड़ थी, है ना? यह इतना वास्तविक लगा कि यह एक अलग वास्तविकता की तरह था, एक अलग अतीत जो वास्तव में घटित हुआ। दृश्य फिर बदला और इस बार वह लाल रंग से भर गया। लाल मेज, लाल मोमबत्तियां, लाल पर्दे और बहुत कुछ। छोटे चे, उठो, आज वह दिन है जब आपकी मिस सीटू से शादी हो रही है और इसका लगभग समय हो चुका है। जल्दी से, जियो लिंगजी ने आग्रहपूर्वक लेकिन धीरे से उसे नींद से जगाया। बाद में उसने उसे शादी के लाल कपड़े पहनाने में मदद की। लिटिल चे, मैंने ये दलिया तुम्हारे लिए बनाया है। आपकी शारीरिक संरचना कमजोर है और यह एक लंबी सुबह होने वाली है, इसलिए आपको सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। वह उसके लिए दलिया का एक बड़ा कटोरा लेकर आई। इसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट थी। मुझे यह मिल गया, मुझे यह मिल गया। उसने चम्मच की भी परवाह नहीं की। उसने कटोरे से सारा सामान पी लिया। काम पूरा करने के बाद उसने जियो लिंगशी की ओर देखा और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं शादी के बाद भी आपका खाना खा सकता हूँ, छोटी चाची। ही है, यह मत भूलो कि गवर्नर की बेटी की शादी तुम्हारे परिवार में हो रही है, दूसरे तरीके से नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा खाना पहले की तरह रोज बना सकता हूँ। अचानक उसकी मुस्कुराहट कम हो गई और उसने धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारी शादी के बाद हमारे पास एक दूसरे के लिए कम समय होगा, लिटिल चे। बिल्कुल नहीं, उसने अपना हाथ उठाया और तुरंत कसम खाई। क्या मैंने कल तुमसे वादा नहीं किया था कि सितु जुबान से शादी करने के बाद भी मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं भूलूंगा। हम एक दूसरे के साथ उतना ही समय बिताएंगे जितना पहले बिताते थे, और जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं हमेशा वहां मौजूद रहूंगा। वह कभी नहीं भूलेगा कि सितु जुबान कैसी दिखती थी जब उसने उस पर ये भद्दे शब्द बोले थे। इस शादी से उसे जूझने के केवल दो ही कारण थे। एक, वह अपने दादा की इच्छा पूरी करना चाहता था। दो, वह अपने दिवंगत पिता के सम्मान की रक्षा करना चाहता था। शादी के बाद का परिणाम निश्चित रूप से बदसूरत होगा, लेकिन उसे अब इसका थोड़ा भी डर नहीं था क्योंकि जियो लिंगजी सही थी। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी जियो कबीले में रहेगा और जियो लिंगशी अभी भी उसके ठीक बगल में होगा। बड़े भाई, बड़े भाई, यह जिया युवानबा की आवाज थी। वह ऐसे दौड़कर अंदर आया जैसे किसी ने उसकी गांड के नीचे आग जला दी हो। युवानबा, आज आप आश्चर्यजनक रूप से जल्दी आ गए। यू चे ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। हे, ये तुम्हारी शादी का दिन है, तो मैं मदद के लिए कैसे मौजूद नहीं रह सकता। जिया युवानबा अविश्वसनीय रूप से उत्साहित दिख रही थी। इस दृश्य में 15 वर्षीय जिया युवानबा असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। वह अभी भी थोड़ा पतला था और उसकी त्वचा का रंग सामान्य से थोड़ा हल्का लग रहा था। यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वर्तमान यूचे बता सकता है कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जिया युवानबा हाल ही में बाहर नहीं गई थी। एक प्रकार की ठंडी, धात्विक चमक उसकी त्वचा के ठीक ऊपर मंडरा रही थी और यही उसे एक सफेद रंग दे रही थी। उन्होंने ये भी देखा कि जिया युवानबा की पुतलियों की रोशनी अधिक दबी हुई थी, लेकिन परिणाम स्वरूप पहले की तुलना में और भी अधिक चुभने लगी। तो फिर शादी करना कैसा लगता है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत उत्साहित नहीं हैं? जिया युवानबा ने पूछा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उत्साहित नहीं हूँ। मुझे शादी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। युनचे ने एक पल के लिए जिया युवानबा को देखा और कहा, दूसरी ओर आप दिन के समय को देखते हुए असामान्य रूप से उत्साहित हैं। ये सिर्फ मेरी शादी के कारण नहीं है, क्या ऐसा है? हे, जिया युवानबा की आंखें चमक उठी। मेरे पास साझा करने के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। परसों
मेरे पिता ने अपने एक मित्र न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के एक शिक्षक को अपने घर पर आमंत्रित किया। वह उम्मीद कर रहा था कि वह मुझसे मदद मांगेगा और मुझे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में छोड़ देगा। लेकिन जब उनके दोस्त ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिभा में से किसी को सीधे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में शामिल होना चाहिए। ओह, वह आश्चर्यजनक है। ये कुछ ऐसा है जिसका पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को जश्न मनाना चाहिए। यू चे ने जिया युवानबा को तहे दिल से बधाई दी और खुशी महसूस की। हालांकि वह अपने दोस्त से गहरी ईर्ष्या महसूस करने के साथ साथ अपने भाग्य पर भी दुखी होने से खुद को नहीं रोक सका। असली युन चे को वह उस सपने से जानता था कि जिया युवानबा की प्रतिभा ने देव क्षेत्र के राजा क्षेत्रों को भी चकित कर दिया होगा, ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। सपना यूचे, यहाँ तक कि ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस को भी समझना एक असंभव सपना था। हे जियान युवानबा मुश्किल से अपनी उत्तेजना छुपा सका। मैं इतना उत्साहित था कि पिछले 2 दिनों से सोया नहीं हूँ। जब मैं ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हो जाऊंगा और पहले से भी अधिक मजबूत हो जाऊंगा, तो मुझे यकीन है कि कोई भी आपको फिर से धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन पिता ने कहा था कि अनावश्यक जटिलताओं से बचने के लिए इसे गुप्त रखना ही बेहतर है, इसलिए अभी केवल आप ही हैं जो इसके बारे में जानते हैं। और ठीक है, पिछले 2 वर्षों से मैंने गवर्नर सीटू के बारे में बहुत सारी दुर्भावनापूर्ण अफवाहें सुनी हैं कि वह आपकी सगाई रद्द करने और उसके स्थान पर आपके कबीले गुरु जियो युलोंग के बेटे सीटू हुआन से शादी करने की योजना बना रही है। यू चे, जब मैंने ये अफवाहें सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप चिंता करें। शुक्र है, अफवाहें झूठ के अलावा और कुछ नहीं साबित हुई हैं। जिया युवानबा निष्कपटता से हंसी। मुझे यकीन है कि अफवाह फैलाने वाले उन सभी थप्पड़ों से पीड़ित हैं जो उन्हें अभी मिले हैं। खाली गुफा से बिना वजह हवा नहीं चलती। युनचे ऐसे मुस्कुराया जैसे उसे अपमान की कोई परवाह नहीं है। ये ठीक है, मुझे पहले से ही इसकी आदत है। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जैसे अपंग को आप जैसा दोस्त मिल सका। गवर्नर की बेटी तो मेरी पत्नी के रूप में बिल्कुल भी नहीं। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में आपका प्रवेश वह है जिसका हमें वास्तव में जश्न मनाना चाहिए। मैं शर्त लगाता हूँ कि पूरा शहर उस दिन खुशियाँ मनाएगा जिस दिन आप आधिकारिक तौर पर नीली हवा गहरा पैलेस में प्रवेश करेंगे। उसकी आवाज अचानक कमजोर और लड़खड़ाने लगी। उसकी विशेषताएं धीरे धीरे दर्द के कारण विकृत हो गईं, और उसकी दृष्टि पर छा जाने वाला अंधेरा बढ़ता ही गया, भले ही उसने कितनी ही बार पलकें झपकाईं। वह ढह गया। बड़े भाई, आह बड़े भाई। इससे पहले कि वह गिरे, घबराई हुई जिया युवानबा ने उसे पकड़ लिया। बड़े भाई, क्या कुछ गड़बड़ है? बड़े भाई, उनके शिष्य और अधिक केंद्रित होते गए। सारा संसार स्वप्न की भांति लुप्त हो रहा था। वह अभी भी जिया युवानबा की आवाज सुन सकता था, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं दे सका। छोटा चे, लिटिल चे, उठो, मुझे मत डराओ, छोटी सी। जियो लिंगजी की आवाज आखिरी चीज थी जो उसने तब सुनी जब उसकी चेतना पूरी तरह से खत्म हो गई। छवि के बाहर युनचे ने देखा कि जियो लिंगजी ने अपने सपने को गले लगाया और पहले की तरह रोया। उसके आंसुओं ने उसके शादी के कपड़े गीले कर दिए और उसकी आकृतियां दर्द और निराशा से भरी थी। तभी छवि पर पूर्ण विराम लग गया। फिर उसने पहले भी इस सपने का अनुभव किया था। इसी तरह तब और अब के बीच स्पष्टता का अंतर था। उनकी याद में जिया क्विंग्यू के साथ उनकी शादी के दिन उनका निधन हो गया था। उसके सपने में सितु जुबान के साथ उसकी शादी के दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। युनचे ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि में प्रकाश भर गया। वही आंगन था, वही परिचित खुशबू। Nob.lb1n। हालांकि इस बार सपने अब धुंधले नहीं थे। इस बार उसे हर छवि, हर चेहरा और हर आवाज क्रिस्टल की तरह स्पष्ट याद थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1893। सोमनिलोक्वी। आह, उसके पास एक मीठी चीख गूंज उठी। आप जाग रहे हैं, पति। युनचे ने ऊपर देखा।
सू लिंगर का चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था और कैजी और लिटिल डेमन महारानी उसके ठीक बगल में थे। वे स्पष्ट रूप से बहुत लंबे समय से उस पर नजर रख रहे थे। असल में उसे यकीन नहीं था कि वह नींद से जाग गया है या नहीं। सपने इतने यथार्थवादी थे और उसने उन्हें कभी भी इतनी स्पष्टता से याद नहीं किया था जितना अब था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। क्या हुआ? कैजी ने पूछा। आपने अपनी इंद्रियों को इतने लंबे समय तक क्यों बंद रखा? ये कुछ भी नहीं है। यह आत्मज्ञान की एक विशेष अवस्था है। युनचे ने आंगन की ओर अपनी दृष्टि लौटाते हुए उत्तर दिया। अभी भी वह थोड़ा बाहर था। उसने पूछा, तो इस बार मैं कितने समय के लिए बाहर था? 7 दिन, सूलिंग रने उत्तर दिया। कम से कम ये पिछली बार की तरह आधा महीना नहीं था। इससे पहले कि वह आराम कर पाता, सूलिंगर ने एक और बम गिराया। पति, आपको अब बहन लिंगशी की जांच करनी होगी। लिंगशी, उसका घबराया हुआ स्वर उसे बिजली की तरह झकझोर गया। वह उसके पास पहुंचा पर और पूछा, उसे क्या हुआ? जब आपने अपनी इंद्रियों को बंद कर दिया तो वह बेहोश हो गई। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो, मैं उसे जगा नहीं सका और वह अभी भी नहीं जागी है। सू लिंगर ने अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही युनचे जा चुकी थी। जियो लिंगजी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और समान रूप से सांस ले रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन शुक्र है कि यह इतना बीमार नहीं था कि चिंता का कारण हो। हालांकि उसकी भौं एक छोटी लेकिन स्थायी भौं में बंधी हुई थी। यह ऐसा था मानो कोई अदृश्य डोर उसके दिमाग को झकझोर रही हो और उसे सच्चे आराम से रोक रही हो। युनचे ने एक हाथ से उसकी दाहिनी कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके सौर जाल को थपथपाया। उसने धीरे धीरे सबसे सौम्य तरीके से उसके शरीर में भारी मात्रा में गहन ऊर्जा इंजेक्ट की। बाद में सावधानी पूर्वक जांच करने पर युनचे की खुद की भौं 1 सेकंड के लिए शांत हो गई और फिर से बुनाई पर संदेह हुआ। जियो लिंगशी की जीवन शक्ति और आत्मा समुद्र बिल्कुल सामान्य थे। कोई आंतरिक या बाहरी चोट भी नहीं पाई गई। अगर वह कोई और होती, तो वह मान लेता कि वे पहले से ही बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। हालांकि जियो लिंगजी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वह कैसी है? सू लिंगर ने घबराकर पूछा। युनचे ने उठकर उत्तर दिया, वह ठीक है। वह शायद बहुत जल्द जाग जाएगी। युनचे के अजीब स्वर और अभिव्यक्ति को देखकर सू लिंगर ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, आपको सच बताऊं, ये पहली या 10वीं बार नहीं है जब बहन लिंगजी इस तरह अप्राकृतिक नींद में सोई है। हालांकि यह अब तक की सबसे लंबी बेहोशी है। क्या? युनचे की आंखें सिकुड़ गईं। वह कब था? ये तब शुरू हुआ जब आप पहली बार ईश्वर क्षेत्र के लिए निकले थे, सू लिंग रा ने कहा। जैसे ही आप सीनियर म्यू बिंगयुन के साथ गए, वह बेहोश हो गई। युनचे, उस समय वह बहुत जल्दी जाग गई, लेकिन उसकी हृदय गति और नाड़ी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 10 गुना तेज हो गई थी। क्या? युनचे ने सदमे में कहा। जियो लिंगजी की खेती उस समय बेहद कमजोर थी। उसकी हृदय गति और नाड़ी कभी भी इतनी ऊंची नहीं जा सकती। सू लिंगर ने आगे कहा, हालांकि उसे पूरी तरह से सामान्य होने में ज्यादा समय नहीं लगा, इसलिए मैंने बस यह मान लिया कि यह अत्यधिक चिंता का मामला है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं गलत था। उस दिन के बाद से वह समय समय पर बेहोश हो जाती थी और यह अवधि बढ़ती ही जाती थी। मैं कभी भी इसका कारण पता नहीं लगा सका। हालांकि उसकी 33वीं कोमा के बाद रहस्यमय बीमारी अचानक गायब हो गई। वह तब से ठीक है, लेकिन अब ये फिर से शुरू हो रहा है। सू लिंगर ने अपने हाथ भींच लिए जैसे वह किसी तरह अपनी चिंताओं को दूर कर सकती है। मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? युनचे के दिल में बेचैनी की गहरी भावना पैदा हो गई। उसने उत्तर दिया, आप वर्षों से चले गए थे और जब आप लौटे तो आप अपनी सारी गहरी ऊर्जा खो चुके थे। हम आप पर और अधिक चिंता का बोझ कैसे डाल सकते हैं? सिस्टर लिंगशी भी तब तक पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने हमसे बार बार कहा कि हम आपको इसके बारे में न बताएं और न ही आपको चिंता में डालें।
जियो लिंगजी हमेशा से ऐसी ही थी, यहाँ तक कि जब वे छोटे थे तब भी वह कभी भी उस पर बोझ डालने या उसकी चिंताओं को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी। N-0 यूचे के सीने में एक भारी चट्टान बैठ गई। उसने हताशा में मन ही मन सोचा, लिंगजी को क्या हो रहा है? कृपया कृपया इसे उसके लिए हानिकारक न होने दें। नहीं नहीं, यदि यह हानिकारक नहीं है तो सब ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं उसे बेअसर कर दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। मैं ईश्वर क्षेत्र का महान सम्राट और जीवन के दिव्य चमत्कार का साधक हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं हल नहीं कर सकता। उन्होंने पूर्ण शांति और संयम की स्थिति में प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ी। फिर उन्होंने अपना प्रश्न शुरू किया, स्पष्ट के अलावा उस दौरान उसमें और कौन से लक्षण प्रदर्शित हुए? सु लिंग रा ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। नींद से जागने के बाद वह कई बार अजीब बातें कहती थी। कैसा? यूचे ने तुरंत पूछा। उदाहरण के लिए, जिस दिन उसने तुम्हें ईश्वर के लोक में विदा किया था, कहा। उसने कहा कि उसने तुम्हें आग और तारों की रोशनी के भयानक विस्फोट के बीच राख में बिखरते देखा है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसका दिमाग समुद्री तूफान की तरह अशांत हो गया था। वास्तव में वह स्टार गॉड दायरे की अपनी पहली यात्रा के दौरान नष्ट हो गया था। स्टार गॉड दायरे के स्टार देवताओं ने अपनी स्टारलाइट शक्तियों से उसे मार डाला था, और उन अंतिम क्षणों में निर्वाण की ज्वाला ने उसे लीन लिया था। माया, संयोग, भविष्यवाणी, थोड़ा चे। एक शांत आवाज अचानक उसे वापस धरती पर ले आई। उसने नीचे देखा और जियो लिंगजी को धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए देखा। लिंगशी। युनचे तुरंत आगे की ओर झुक गया और अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। उसने धीरे धीरे उसे उसके बिस्तर पर बैठने की स्थिति में मदद की। क्या आप ठीक हैं, सिस्टर लिंगजी? क्या आप कहीं भी असहज महसूस करते हैं? सु लिंग रा ने चिंतित और चिंतित दोनों तरह से पूछा। जियो लिंगजी ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। मैंने बस एक बहुत लंबा सपना देखा था। एक सपना। यूचे की विशेषताएं थोड़ी बदल गईं। हुआ यूं कि वह खुद ही एक लंबे सपने से जाग गया था। यह इतना लंबा था कि मैं ये भी बताना शुरू नहीं कर सकता कि यह कितना लंबा था। जियो लिंगजी की बड़बड़ाहट गहरी थकावट से भरी हुई थी। लेकिन अब जब मैं जाग गया हूँ तो मुझे जरा भी याद नहीं आ रहा। मेरे साथ यह क्या हो रहा है? ये केवल एक स्वप्न था। किसी सपने की विषय वस्तु को भूल जाना बिल्कुल सामान्य है। आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है। इस पर ध्यान देना तो दूर की बात है, यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप थका हुआ महसूस करते हैं तो बेझिझक एक छोटी सी झपकी ले लें। लिटिल चे। अचानक जियो लिंगजी ने यूचे की हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। क्या अगर एक दिन तुम्हें एहसास हो कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है तो क्या तुम मुझे माफ करोगे? उसकी उंगलियां ठंडी थीं और कांप रही थीं। यूचे ने पकड़ वापस कर दी। आप ऐसा क्यों कहते हैं जबकि आप जानते हैं कि आप कभी भी मुझे चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकते? जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसे एक खास व्यक्ति से कुछ ऐसी ही बात कहते हुए याद आया। हालांकि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसने उसे किसी अन्य की तरह घायल कर दिया था। मुझे नहीं पता। जियो लिंगशी की आंखों में दिल दहला देने वाले आंसुओं की चमक आ गई। मैं एक आवाज सुनता रहता हूँ जो मुझसे कह रही है कि मैंने कुछ बहुत गलत और स्वार्थी किया है, और इसका सबसे क्रूर और अपरिवर्तनीय परिणाम हुआ। आपसे गलती हुई होगी। युनचे ने अपने हाथ हल्के से हिलाए। वास्तव में आप यह नहीं सोचते कि सपने वास्तविक होते हैं, है ना? बस एक छोटी सी झपकी ले लो। जब आप अपनी तंद्रा पर काबू पा लेंगे तो अजीब विचार गायब हो जाएंगे। एक सपना, जियो लिंगजी ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, यह एक सपना था। तो क्यों? क्या मैं इसे वास्तविकता मानता रहता हूँ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे ने उसके बाद कुछ नहीं कहा।
उससे जवाब की मांग करना तो दूर की बात है। उसने चुपचाप उसे गले लगा लिया। हाँ, ये सब बस एक सपना था, कुछ भी गलत नहीं था, और फिर कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। जियो लिंगशी की शुरुआती घबराहट से छुटकारा पाने के बाद वह पूरी तरह से सामान्य स्थिति में आ गई थी। युनचे को उसके साथ कुछ भी गलत नहीं लग सका। कभी कभी जब वह बिल्कुल अकेली होती थी तो एक खाली अभिव्यक्ति उसकी विशेषताओं पर हावी हो जाती थी। उसने कभी भी अपने सपनों को याद करने की कोशिश करना बंद नहीं किया। आज तक विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल के सभी 3 भाग युचे के दिमाग में पूरी तरह से अंकित थे। पिछली बार की तरह वह आत्मज्ञान की एक अजीब स्थिति में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वह ये पहचानना भी शुरू नहीं कर सका कि उसने अनुभव से क्या सीखा है। हालांकि एक बात निश्चित थी, पैतृक ईश्वर की विरासत, विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल और पैतृक दिव्य कला अंततः पूरी हो गई। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार यह एक ऐसा अस्तित्व था जो सृष्टि के देवताओं और शैतान सम्राटों से भी आगे निकल गया था। युचे पहले से ही ब्रह्मांड में सबसे मजबूत गहन अभ्यास करता हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसके बारे में गहराई से उत्सुक नहीं था। हालांकि वह अभी भी अपने शरीर या अपनी आत्मा में किसी भी बदलाव का पता नहीं लगा सका। शायद शून्यता की यह नितांत अतार्किक शक्ति पहले की तरह ही अपने समय पर प्रकट होगी। इसी बीच उन्होंने एक ऐसी जगह जाने का फैसला किया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था वह अपने जीवन में कभी भी यहाँ आएगा, कम से कम जानबूझकर नहीं। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी, गवर्नर जागीर। हा विनम्र सेवक सितुनान, जी आध्यात्मिक गुरु यूं को नमस्कार। जब सितुनान ने पहली बार युनचे को अपने आवास के ऊपर तैरते हुए देखा तो अंततः अपनी स्तब्धता से बाहर निकलने से पहले उसने पूरी 3 सांसें ली। साधारण अभिवादन ने उसकी लगभग सारी ताकत और इच्छा शक्ति छीन ली थी। इसके अलावा उसे केवल इतना याद था कि आखिरी शब्द कहने के बाद वह घुटने टेकना भूल गया था। उसने जल्दबाजी में ऐसा किया और आशा की कि बहुत देर नहीं होगी। उसका शरीर हिलने से उसके पसीने से जमीन गीली हो गई। उसके चारों ओर लोग घुटनों के बल झुक रहे थे और अपनी सांसें भी रोक रहे थे। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के गवर्नर के रूप में सितुनान को महान अधिकार और अच्छी समझ से सम्मानित किया गया था। वह शायद यह नहीं समझ पाया कि ऊंचे बादलों के ऊपर कितनी ऊंचाई पर खड़ा था, लेकिन वह जानता था कि ऊंचे बिना सांस छोड़े भी उसे कुचल सकता है। हालांकि सितुनान फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी युचे से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। अब जब किंवदंती ने वास्तव में खुद को दिखाया था, तो उसने सोचा कि क्या उसे सम्मानित किया जाना चाहिए या भयभीत किया जाना चाहिए। गवर्नर सीटू, युचे ने उदासीन स्वर में शुरुआत की, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। सितुनान ने जल्दी से कहा, आध्यात्मिक गुरु यू द्वारा याद किया जाना इस विनम्र सेवक का सम्मान है। हर कोई जानता है कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की समृद्धि और पूरी दुनिया की शांति आध्यात्मिक गुरु यू की बदौलत है, और यह विनम्र सेवक हर दिन और रात में कम से कम एक बार आपकी दिव्य छवि को धन्यवाद देना सुनिश्चित करता है। आपकी बेटी सितु जुबान इस समय कहाँ है? युचे ने अचानक पूछा। सवाल कहीं से भी नहीं आया, और फिर से सितुनान 3 सांसों के लिए जड़ हो गया, इससे पहले कि उसने खुद के पीछे देखा और दहाड़ते हुए कहा, अभी हुन, रको लाओ। जाना। युचे, आह, जैसी आपकी आज्ञा। नौकरों में से एक ने बाहर की ओर आधा रेंगते हुए उत्तर दिया। इस बीच सितुनान ने फिर से अपना सिर झुका लिया और चुप्पी साध ली। उसने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि आध्यात्मिक गुरु यू उसकी बेटी के साथ क्या करना चाहते हैं, लेकिन वह खुद को इसके बारे में सोचने से नहीं रोक सका। युचे व्यावहारिक रूप से स्वर्ग ही था, और वह अपनी बेटी को देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां गया था। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, यह असंभव था। हालांकि युचे के बारे में अफवाह थी कि वह बेहद कामुक था। उसकी सभी महिलाएं हर तरह से सितु जुबान से लाखों गुना बेहतर थीं। उनकी बेटी नश्वर लोगों के बीच एक सुंदरी थी, लेकिन वह केवल नश्वर लोगों के बीच ही थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उसके निशाने पर आ जाती।
क्या सितु जुबान ने तब उसे नाराज किया था? ये तो और भी असंभव था। भूल जाओ कि सितु जुबान में युनचे को अपमानित करने की पूरी ताकत नहीं थी, तो वह उसे सजा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों आएगा? उसे बस एक वाक्य कहना था और दुनिया भर में हर कोई उस काम को अंजाम देने के लिए दौड़ पड़ेगा। नौकर के लौटने में ज्यादा समय नहीं था। उसके ठीक बगल में एक नाजुक दिखने वाली महिला थी और एक नौकरानी उसे सहारा दे रही थी। यह विनम्र लड़की सितु जुबान आध्यात्मिक गुरु यू का स्वागत करती है। उसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच थी और उसने शानदार कपड़े पहने हुए थे। उसकी काया पतली थी और उसकी जीवन आभा और गहन आभा असामान्य रूप से कमजोर थी। शायद यही कारण था कि वह अपनी उम्र की किसी अन्य महिला की तुलना में अधिक उम्र की दिखती थी। वह मृदुभाषी थी, इसलिए नहीं कि उसने ऐसा करना चुना, बल्कि इसलिए कि उसमें ऐसा करने की ताकत नहीं थी। वह बता सकता था कि गवर्नर की इतनी बड़ी संपत्ति के बावजूद भी वह एक सदी तक जीवित नहीं रह पाएगी। युनचे ने उसे कुछ देर तक घूर कर देखा। अपनी उम्रदराज विशेषताओं के बावजूद वह निश्चित रूप से उसकी यादों में अपने युवा स्वरूप से मेल खाती थी। वह निश्चित रूप से सितु जुबान थी जो उसके सपनों में बार बार आती थी। 1 अध्याय 944 अलविदा नीला ध्रुव तारा 2। पहले थ्योरी क्राफ्टिंग पर चर्चा की, लेकिन मुझे यकीन है कि वह अब दीवार को स्वतंत्र रूप से पार कर सकता है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1894। वुक्सिन ने ईश्वर क्षेत्र का दौरा किया। 1 उसकी शादी नहीं हुई है? यू चे ने पूछा। वह सीटू निवास में सीटू जुबान को खोजने की उम्मीद नहीं कर रहा था। इस उम्र में उसे बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी और अपने पति के साथ रहना चाहिए था। वह नहीं है, आध्यात्मिक गुरु यू सीटू नान ने बताया। जुबान र का जन्म दोष के साथ हुआ था। पहले 18 वर्षों के दौरान वह ठीक थी, लेकिन जिस दिन वह युवेन शहर के गवर्नर के बेटे से शादी करने जा रही थी, उसकी बीमारी ने अचानक अपना भयानक रूप ले लिया और तब से हम उसे आवास दे रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं। उनकी बीमारी इतनी गंभीर है कि हम आज भी उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकते। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब सीतू नान बात कर रही थी, यूचे ने अपनी आध्यात्मिक धारणा से सीतू जुबान को लगभग 1 दर्जन बार स्कैन किया था। उसकी समझ के अनुसार सीतू जुबान एक जन्म दोष वाली महिला थी। उसकी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई थी और उसका जीवन काल छोटा था। और बस इतना ही, उसमें कुछ भी खास नहीं था। वह निराश भी था और राहत भी महसूस कर रहा था। यू चे ने सितु जुबान पर आखिरी नजर डाली और कहा, मैं समझ गया। फिर वह अपने पीछे स्तब्ध लोगों का पूरा निवास छोड़कर चला गया। पूरे 1 घंटे बाद सीटू नान आखिरकार लड़खड़ाते हुए वापस अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हालांकि वह अभी भी उस स्थान को देख रहा था जहां युनचे बिना किसी निशान के गायब हो गया था और सोच रहा था कि क्या उसने ये सब सपना देखा था। अंत में ये हो चुका है। NOVALP-1 जैसे ही युनचे जियो कबीले में लौटा, एक उत्साहित चीख उसके कानों में पड़ी। उसके ठीक बाद एक सफेद रोशनी जिसमें थोड़ा सा अगोचर लाल रंग मिला हुआ था, आकाश में छा गया। ये निश्चित रूप से शुई मेन था। उसके नीचे लगभग 6 मीटर व्यास की एक आयामी गहरी संरचना मौन में घूम रही थी। वर्तमान विश्व के मानकों को देखते हुए यह अविश्वसनीय रूप से छोटा था। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यह संभव रूप से सुदूर दक्षिणी दिव्य क्षेत्र से जुड़ा था जब तक कि उन्होंने स्वयं इसका अनुभव न किया हो। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं, बिग ब्रदर यूचे? जैसे ही शुई मेन ने युनचे की गंध पकड़ी, वह उसके पास उड़ गई। युनचे ने उत्सुकता से कहा, मुझे वापस गए काफी समय हो गया है। अब जबकि आयामी गहन संरचना पूरी हो गई थी, वह जब चाहे ब्लू पोल स्टार और सम्राट यू शहर के बीच यात्रा कर सकता था। साथ ही यदि वह अब भी अपने कर्तव्यों से विमुख होता रहा तो एक निश्चित साम्राज्य उसे मौत की सजा देने वाली थी। ये हो गया। अजीब स्थानिक आभा और दिव्य प्रकाश के अचानक उद्भव ने पास के वुक्सिन को चुंबक की तरह आकर्षित किया था।
वह अपने पिता के पास खड़ी थी और बमुश्किल दबी हुई उत्तेजना के साथ आयामी गहन संरचना को देखती रही। हाँ, शुई मेन ने यून वुक्सिन से कहा, आपको बस गठन में कदम रखना है और आपको केवल 7 सांसों में आपके पिता के शहर में टेलीपोर्ट किया जाएगा। अभी ये संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में सबसे ऊंचा और पवित्र स्थान है, लेकिन निश्चित रूप से ये हमारी छोटी राजकुमारी का दूसरा घर है। अब मुझे जाना है। यून वुक्सिन ने अपने पिता का हाथ जोर से खींचा। क्या आप पहले अपनी माँ और आंटियों का इंतजार नहीं करना चाहते? यू चे ने पूछा। अब मुझे जाना है। यून वुक्सिन स्पष्ट रूप से अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। इसके अलावा मेरी माँ ने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया होगा। और अंत में यून वुक्सिन द्वारा यूनचे को बलपूर्वक नवनिर्मित गहन संरचना में खींच लिया गया। उन्हें जियो लिंगजी और अन्य लोगों को अपने प्रस्थान के बारे में सूचित करने का मौका भी नहीं मिला। सम्राट यू शहर 150 किलोमीटर लंबा तैरता हुआ शहर था। ये किसी भी तरह से एक विशेष रूप से बड़ा शहर नहीं था, लेकिन ईश्वर क्षेत्र में ऐसी कोई आत्मा नहीं थी जो इसके बारे में न जानने का साहस करे। ठीक नीचे एक विशाल और प्रतीत होता है कि सीमाहीन सितारा क्षेत्र था। एक समय इसे दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र कहा जाता था। दक्षिणी सागर देव क्षेत्र को लगभग 10 लाख वर्षों तक दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के सबसे बड़े तारा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। हालांकि ये सम्राट यून द्वारा डाली गई छाया जितनी ही श्रेष्ठ थी शहर ही कुछ समय पहले दक्षिणी समुद्री राजधानी पर जो धुआं और खंडहर पड़ा था वह बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। इसके बजाय इसे अनगिनत गहन जहाजों और उससे भी अधिक गहन अभ्यासकर्ताओं द्वारा कवर किया गया था। वे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के पूर्व राजा क्षेत्र को एक बिल्कुल नए सितारा क्षेत्र में पुनर्निर्माण करने के लिए काम कर रहे थे। बेशक खर्च किए गए अधिकांश संसाधन दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र के खजाने से आए थे। इस परियोजना की देखरेख 2 दक्षिणी क्षेत्र के राजा क्षेत्र, जुआनेयुवान क्षेत्र और पर्पल माइक्रो क्षेत्र द्वारा की गई थी। स्पष्ट कारणों से वे परियोजना को पूरी तरह से पूरा होते देख बहुत प्रेरित हुए। जुआनेयुवान गॉड एम्परर और पर्पल माइक्रो गॉड एम्परर केवल यही चाहते थे कि वे कार्य स्वयं कर पाते। सम्राट यू शहर में आयामी गहन संरचना की नजर सम्राट यू पैलेस के पीछे स्थापित की गई थी। यून वुक्सिन ने ईश्वर क्षेत्र में सबसे पहले जिस स्थान का दौरा किया था वही ईश्वर क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान सम्राट यू शहर था। स्वाभाविक रूप से उस स्थान के तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा ब्लू पोल स्टार की तुलना में अनगिनत गुना अधिक समृद्ध ने तुरंत उसका दम घोंट दिया था और उसे चक्कर आ गया था। बेशक यूनचे ने अपने हाथ के हल्के से इशारे से अपनी स्थिति से आसानी से निपट लिया। सम्राट यू शहर वास्तव में एक शहर नहीं है। ये प्राचीन काल का एक गहरा जहाज है जिसे वर्ल्ड ड्रैगन सिटी कहा जाता है। इसकी रचना वास्तव में आपकी आंटी मेन द्वारा रखे गए वर्ल्ड पियसर से काफी हद तक संबंधित है। ये ड्रैगन गॉड दायरे का था, लेकिन लॉन्ग बाय को हराने के बाद मैंने इसे अपने लिए ले लिया। अपनी बेटी के सुंदर हाथ पकड़कर यूनचे उसे सम्राट यू शहर के हर कोने में ले गया और उसे ईश्वर क्षेत्र के बारे में जानने के लिए सब कुछ बताया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उसे ईश्वर क्षेत्र के नियमों और आभाव के अनुकूल होने के लिए समय देना भी था। ये सिल्क शैडो पैलेस है, आपकी आंटी कियानेन का शयन कक्ष। ये कलर साउंड पैलेस है, आपकी आंटी मेन का शयन कक्ष। यह आइस फीनिक्स पैलेस है, ये रेनबो स्टार पैलेस है। अचानक यून वुक्सिन ने टोकते हुए कहा, माँ, मास्टर और मेरे बारे में क्या हमें भी महल मिलेगा? बेशक, यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों धुंधले हो गए और इससे पहले कि यून वुक्सिन को पता चलता, वह सभी प्रकार के बर्फीले क्रिस्टल और स्वप्न जैसे मूंगों से सजे एक महल को देख रही थी। ये ग्रेसफुल ड्रीम पैलेस है। ये क्रिस्टल और मूंगे मैंने स्वयं स्नो सॉन्ग दायरे की स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील से एकत्र किए थे। जब तक उन्हें दिव्य ज्वाला से न जलाया जाए तब तक वे कभी नहीं पिघलेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब मैं इसे उसे दिखाऊंगा तो उसे यह पसंद आएगा। यून वुक्सिन की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं।
परावर्तित प्रकाश की काल्पनिक श्रृंखला के बीच उसने सोचा कि वह अपने पिता को ध्यान से एक एक करके सामान रखते हुए और उनमें से कुछ का उपयोग करके ग्रेसफुल ड्रीम शब्द बनाते हुए देख सकती है। एक खूबसूरत मुस्कान उसके होठों पर बिना उसे देखे ही तैर गई। माँ को यह जरूर पसंद आएगा। हो सकता है कि वह आपको आपके किए के लिए माफ भी कर दे। लेकिन यू वुक्सिन ने अचानक अपनी धुन बदल दी। भले ही माँ तुम्हें माफ कर दे, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें उसकी पीठ पीछे छोटी चाची को धमकाने की इजाजत है, समझे? यू चे एहम हिम हिम हम्फ। युन वुक्सिन ने फुसफुसाते हुए अपनी आवाज धीमी करने से पहले कहा, कम से कम उसे खुले तौर पर पेश करो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि माँ को इसके बारे में पता नहीं है? क्या कहा आपने? कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम ये देखो कि युनचे ने आकाश में फीनिक्स की छवि की ओर इशारा किया। उसकी चमक से आकाश स्वयं लाल रंग में रंग गया। यही वह जगह है जहां आपके मालिक का महल है, फीनिक्स स्नो पैलेस। आपका महल ग्रेसफुल ड्रीम पैलेस और फीनिक्स स्नो पैलेस के बीच में है। यू वुक्सिन ने देखा और नाम फुसफुसाया, अनंत, हृदय, महल। उत्कीर्ण 3 शब्दों ने उसे असीम गर्मजोशी और शक्ति से भर दिया। उसे तुरंत पता चल गया कि उसके पिता ने उन्हें अपनी उंगलियों से तराशा है। आपने इसे ऐसा क्यों कहा? यू वुक्सिन ने अपने पिता से उम्मीद से पूछा। यू चे मुस्कुराए और अपनी बेटी का हाथ अपनी छाती पर ले गए। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और कहने लगा, मैं कभी भी एक अच्छा पिता नहीं बन सका, वुक्सिन। मैंने कई वर्षों तक तुम्हें याद किया, तुम्हें अनावश्यक रूप से चिंतित किया और तुमसे किए गए अपने वादे बार बार तोड़े। तुम्हें मेरे लिए अपनी सबसे बड़ी प्रतिभा का बलिदान भी देना पड़ा। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मैं ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति बनने के बाद भी ठीक नहीं कर सकता या सुधार नहीं सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब या कहां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी ऊंचाई पर चढ़ गया हूं या कितने समय के लिए मैं गिर गया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि तुम हमेशा मेरे दिल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रहोगे, हमेशा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू वुक्सिन की निगाहें एक पल के लिए शांत हो गईं। उसने एक सांस, 2 सांस अपने पिता की आंखों में देखा और फिर उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और जोर जोर से हंसने लगी। यू चे ने शर्मिंदगी में अपनी नाक थपथपाई। क्या यह इतना बुरा था? आप जानते हैं, मैंने अपने मन में इसका कई बार अभ्यास किया है। ये बुरा नहीं है, ये बस इतना ही है, पुराने जमाने का। यहाँ तक कि एक हाथ से अपने होठों को ढकने के बावजूद ये स्पष्ट था कि युन वुक्सिन मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। मेरे पिता ब्रह्मांड के महान सम्राट हैं। आपको इतनी गहराई से बोलने में सक्षम होना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति इसे कभी नहीं कह पाएगा। मैं अगली बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, यूचे ने वादा किया, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की कमी थी। ये ठीक है। इससे पहले कि युनचे को कुछ पता चलता, युन वुक्सिन संतुष्टि में अपनी आंखें बंद करके उसके कंधे पर झुक रही थी। ये बहुत है। यह मेरे लिए जीवन भर साथ देने के लिए काफी है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे मैं असुविधाजनक समय पर आया हूँ। मेरा इरादा आपके अनमोल पिता पुत्री के समय में खलल डालना नहीं था। वक्ता कोई और नहीं बल्कि ची बुयाओ थे। उसके बाद जी शिन और जी लिंग थे। संबंधित नोट पर यूचे को देखने के तुरंत बाद जी शिन और जी लिंग की आंखों की ठंडक पिघल गई थी। वे अपने सिर झुकाने लगे ताकि वे उससे नजर न मिला सकें। जिस रात युनचे को ईश्वर क्षेत्र के महान सम्राट का ताज पहनाया गया, वह 9 चुड़ैलों के साथ सोया। उस दिन के बाद ये पहली बार था जब जी शिन और जी लिंग उनसे मिले थे। स्वाभाविक रूप से वे उसकी उपस्थिति में शर्मिंदा महसूस करते थे। आंटी बुयाओ, युन वुक्सिन ने ची बुयाओ को विनम्रता से अभिवादन और सलाम किया। वह साम्राज्य के प्रति बहुत सम्मान रखती थी क्योंकि वह उन सभी महिलाओं में से थी जिनसे उसके पिता ने प्रेमालाप किया था। आसानी से पहली पत्नी के पद पर सबसे अधिक अधिकार रखने वाली महिला थी और वह व्यक्ति थी जिस पर उसके पिता सबसे अधिक निर्भर थे।
युनचे की ओर देखने से पहले चिबुयाओ मुस्कुराए और बदले में सिर हिलाया। मेरे सम्राट, क्या आप जानते हैं कि आपका शहर अपने स्वामी का नाम लगभग भूल गया है? युनचे ने सीधे चेहरे से उत्तर दिया, तुम्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मेरी उपस्थिति आपके काम को जितना कठिन बनाना चाहिए था, उससे अधिक बना सकती थी। युन वुक्सिन से शिकायत करने से पहले चिबुयाओ ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। क्या आप उसे देख रहे हैं, वुक्सिन? भविष्य में अपने पिता जैसे बेशर्म और गैर जिम्मेदार व्यक्ति को अपना पति न चुने। युन वुक्सिन उस पर हंस पड़ी। वह युवा और अनुभवहीन हो सकती है, लेकिन वह चिबुयाओ की हर शिकायत के पीछे की गहरी भावना को समझ सकती है। यह इतना गहरा प्यार था कि कोई बाहरी व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता पूरे ब्रह्मांड में सबसे ईर्ष्यालु व्यक्ति थे। ऐसा होता है कि कैंग शतियान आज नवीनतम विद्रोहों और एनफोर्सर ब्यूरो से संबंधित मामलों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आ रहा है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने अधिकार का उल्लंघन करना बंद कर दूं और काम आपके सही हाथों में सौंप दूं। युनचे ने अवचेतन रूप से नहीं कहने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसने तुरंत उसे नीचे कर दिया और सिर हिलाया। हाँ, कैंग शतियान को मुझसे मिलने के लिए भेजो। वह पहले से ही लगभग आधे साल से सम्राट नियुक्त थे। उसे वास्तव में अपना वजन स्वयं उठाना शुरू कर देना चाहिए। महल के शयन कक्ष उपस्थिति से रहित थे क्योंकि किसी को भी उनके पास जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि जब वे मुख्य हॉल के पास पहुंचे, तो उन सभी पर तुरंत एक विशाल, भारी और बर्फीला दबाव आ गया। सम्राट यू शहर की सुरक्षा के लिए चुने गए रक्षक और स्वयं सम्राट यू की सुरक्षा के लिए चुने गए रक्षक स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थे। उदाहरण के लिए, स्वीकृति की निम्नतम सीमा दैवीय संप्रभु क्षेत्र थी। एक दिव्य गुरु भी थे। हर दिशा में हर 10,000 कदम पर पोस्ट किया जाता है। अकेले इन विशेषज्ञों की संयुक्त आभा अधिकांश लोगों को सम्राट यू सिटी की दिशा में आधा कदम भी उठाने से रोकेगी। युन वुक्सिन केवल दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र में था। उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे 10,000 पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहे हों। वह अपनी जगह पर रुक गई और कसकर अपने दांत पीसने लगी। वह एक पत्ते की तरह कांपने लगी क्योंकि बर्फीले डर ने उसके घुटनों को मोड़ने, उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने, उसकी मान्यताओं को नष्ट करने और उसके मूल में समर्पण के सार को उकेरने की धमकी दी थी। युनचे ने अपनी अंगुलियों के बीच थोड़ी गहन ऊर्जा एकत्रित की, लेकिन उसने युन वुक्सिन के दबाव को दूर नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे उसकी आत्मा में इंजेक्ट किया और उसके साथ दबाव के खिलाफ लड़ाई दी। यह उसका सम्राट यू शहर था और वह उसकी बेटी थी। उसे अपने शरीर और इच्छाशक्ति से इस दबाव को अपनाने और उस पर विजय पाने में सक्षम होना चाहिए। युन वुक्सिन ने अपने दांत और जोर से पीस लिए। उसके खूबसूरत नैन नक्शों पर दर्द झलकता रहा। हालांकि उसके मन और आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। उसकी मुद्रा कभी एक सेकंड के लिए भी नहीं झुकी और उसके घुटने कभी भी दबाव के आगे नहीं झुके। तब भी नहीं जब युचे ने अपनी हथेली हटा ली और उसे अपने दम पर लड़ने के लिए छोड़ दिया। पूरे 1 घंटे तक यू वुक्सिन ने दबाव के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। उसे शायद लगा कि यह उससे कहीं अधिक लंबा था। वह सफल हुई। उसके संघर्ष के अंत में उसके शरीर कांपना पूरी तरह से बंद हो गया और उसने अपनी आंखें खोलकर डर से अधिक दृढ़ संकल्प प्रकट किया। मैं अब ठीक हूँ पापा, जैसा कि हमारी छोटी राजकुमारी से उम्मीद थी। चिबुयाओ ने अपने दिल की गहराइयों से प्रशंसा की। ये सही नहीं था, लेकिन तथ्य यह है कि युन वुक्सिन केवल 1 घंटे में खुद पर नियंत्रण पाने में कामयाब रही। ये बहुत प्रभावशाली था। इस दर पर अधिकतम आधे वर्ष में आध्यात्मिक दबाव का ये स्तर उसके लिए हवा की तरह होगा। भविष्य में जब उसे शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तो यह एक बड़ा लाभ होगा। आखिरकार उसके दुश्मन का शुरुआती बिंदु सिर्फ एक राजा क्षेत्र होगा, लेकिन उसका सम्राट यू शहर होगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी जितना ही बड़ा अंतर होगा। मुझे पता है कि हम इसे शयन कक्ष कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में शयन निवास या यहाँ तक कि शयन महल जैसा है।
वास्तव में यह इतना बड़ा है। 2. मैं बहुत निराश हूँ कि यह चीनी पात्र सिकाडा नहीं है। ग्रीन सिकाडा कहीं बेहतर लगता। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1895। मूक्सिन ने ईश्वर क्षेत्र का दौरा किया। 2. मुख्य कक्ष का अग्रभाग स्वर्गीय आभा से परिपूर्ण था। इस क्षेत्र में तैनात प्रत्येक रक्षक की विशाल उपस्थिति थी जो एक साम्राज्य के राजा को भी अधीनता के लिए मजबूर कर सकती थी। एक सेकंड के लिए जब युनचे ने मुख्य हॉल में कदम रखा तो जगह स्तब्ध हो गई। गड़गड़ाहट। फिर सामने आने वाला हर व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया और युनचे को सलाम किया। वापस स्वागत है महामहिम। वह जो अपने नंगे हाथों से स्वर्ग को पकड़ लेता है और 4 दिव्य क्षेत्रों को एकजुट कर देता है। उसकी शक्ति बेजोड़ हो, उसका प्रभुत्व अनंत हो, उसका शासन युगों तक कायम रहे और उसकी स्मृति सदैव बनी रहे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हवा कांप उठी और स्वर्ग और पृथ्वी उनके रोने के आगे कांप उठे। हालांकि पीन के प्रति युन वूक्सिन की प्रतिक्रिया घबराहट, सदमा और सेकंड हैंड शर्मिंदगी थी। यूचे ने अपनी आवाज धीमी करने से पहले अपनी बेटी पर एक नजर डाली। वुयाओ, वह कौन है जिसने ये गाना गाया है? बेशक मैंने किया, ची वुयाओ ने उत्तर दिया। क्या यह आपकी पसंद का नहीं है? ईमेल प्रोटेक्टेड प्रतिशत। ची वुयाओ निस्संदेह सबसे चतुर और डरावनी महिला थी जिससे वह कभी मिला था। हालांकि उसने जो गीत लिखा वह इतना शर्मनाक था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खोपड़ी पर अब भी कुछ रेंग रहा हो। तुलना करने के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह ईश्वर क्षेत्र के महान सम्राट से एक विदूषक बन गया हो। सोचने के लिए कि उसके पास इस तरह का एक कमजोर बिंदु होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसे नापसंद करता हूँ। युनचे ने अपने शब्दों को ध्यान से चुना। मुझे लगता है कि यह ऐसी चीज है जिसका आनंद एक नश्वर सम्राट उठाएगा, मैं नहीं हम। अच्छा ऐसा है, मैं समझता हूँ। ची वुयाओ उसी समय उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और मन ही मन करा उठी, क्या वह सच में इतना बुरा था? यही वह क्षण था जब सभी को मुख्य हॉल की ओर आभा की गति महसूस हुई। ये किसी और का नहीं बल्कि कैंगशतियान का था। जैसे ही उसे युनचे की उपस्थिति का एहसास हुआ, उसने तुरंत अपनी गहन ऊर्जा और शाही आभा को एक हानिरहित हद तक वापस ले लिया। इससे पहले कि उसके पैर फर्श को छू पाते, उसकी मुद्रा पहले से ही धनुष में आधी झुकी हुई थी। अंत में कैंगशतियान अपने घुटनों पर बैठ गया और घोषणा की, कांगशतियान महान सम्राट और महारानी का स्वागत करता है। वह जो अपने नंगे हाथों से स्वर्ग को पकड़ लेता है और 4 दिव्य क्षेत्रों को एकजुट कर देता है। उसकी शक्ति बेजोड़ हो, उसका प्रभुत्व हो, बस काफी है। यूचे की खोपड़ी फिर से झंझना रही थी। सतर्क होकर कांगशतियान ने ऊपर देखा और कुछ अप्रत्याशित देखा। ये घबराया हुआ दिखने वाला युन वूक्सिन था जो युनचे के बाएं हाथ से इतनी मजबूती से चिपका हुआ था कि उसकी हड्डियां टूट सकती थीं। तथ्य यह है कि सम्राट यू इस महिला को महीनों से आयोजित पहले दरबार में लाए थे, जो उनके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये बात और भी अधिक स्पष्ट करती है कि वे महारानी के ठीक सामने सहज व्यवहार कर रहे थे। एक स्पष्ट संकेत को चूकने वालों में से नहीं। कैंगशतियान तुरंत रोने से पहले फिर से झुका, एक और उपपत्नी ढूंढने के लिए सम्राट यू को बधाई। वह स्वर्ग के हाथों से बनी एक मूर्ति के समान सुंदर है, एक परी के समान प्रतिष्ठित है और इनके साथ एकदम मेल खाती है। वह मेरी बेटी है, यूचे ने उसे ठंडे स्वर में कहा। कैंगशतियान की धुन उसके गले में ही मर गई। फिर उसने युनचे के सामने पूरी तरह से झुकने से पहले अपने चेहरे पर वह सब कुछ मारा जो उसके पास था। वह कांपती आवाज में बोला, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं महामहिम और महामहिम से मुझे सजा देने का अनुरोध करता हूँ। युनचे अपनी आंखों में ठंडी नजर लेकर आगे बढ़ा। कैंगशतियान, आप और मैं दोनों जानते हैं कि आप कितने सक्षम व्यक्ति हैं और मुझे अपनी पत्नियों और बेटी के साथ निचले लोकों की यात्रा किए हुए कई महीने हो गए हैं। क्या तुम सच में मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें उनके अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है? महामहिम, कैंगशतियान भयभीत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अन्यथा और आश्चर्यजनक ईमानदारी के साथ बोल रही थीं।
मुझे आपका सबसे उत्सुक पागल कुत्ता होने पर गर्व है। महामहिम के लिए मैं खुशी से उन सभी के सबसे गहरे और गंदे रहस्यों को भी पसंद करूंगा। N012-1N। हालांकि इसका विपरीत भी उतना ही सच है। जो बात आप दूसरों को जानना नहीं चाहते, वह मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, भले ही मैं 1000 गुना क्षमता और करोड़ गुना साहस से लैस हूँ। और मैं निश्चित रूप से दूसरों को इसके बारे में जानने की अनुमति नहीं दूंगा। कंग शतियान ने लगभग चिल्लाकर अपनी घोषणा कर दी थी। यूचे और चिबुयाओ को भूल जाए, यहाँ तक कि हॉल के बाहर तैनात गार्ड भी उसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। कैंग शटियन को अपनी वफादारी दिखाने के लिए खुद पर इतनी अच्छी तरह से चलने वाला पहला राजा क्षेत्र भगवान सम्राट होना था। यहाँ तक कि युन वुक्सिन भी उसे पूरी तरह से सदमे में देखता रह गया। यूचे ने दूर जाने से पहले कैंग शतियान पर लंबी नजर डाली। आना, हम अंदर बात करेंगे। सम्राट युन शहर के लगभग हर महल के पास अपना एक स्वतंत्र स्थान था, जिसका अर्थ है कि वे बाहर से दिखने की तुलना में बहुत बड़े थे। ये शहर के हृदय स्थल ग्रेट हॉल के लिए विशेष रूप से सच था। अभी युनचे अपने सिंहासन पर बैठा था, सत्ता की सीट जो संपूर्ण प्राइमल अराजकता में सर्वोच्च प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करती थी, और बड़े हॉल में चुपचाप कैंग शतारानकंतियान की रिपोर्ट सुन रही थी। ठीक वैसे ही जैसे चिबुयाओ ने उन्हें पहले सूचित किया था, कंग शतियान ने ज्यादातर 3 दिव्य क्षेत्रों की हालिया महत्वपूर्ण घटनाओं और एनफोर्सर ब्यूरो की प्रगति के बारे में बात की। उन्होंने खुद ही अपनी जिम्मेदारियां निभाने का संकल्प ले लिया था। अगर ईमानदारी से कहें तो इस तरह के गंभीर दृश्यों को लेकर वह बेहद असहज थे। पिछले 100 दिनों में तीनों दिव्य क्षेत्रों में कुल मिलाकर 1923 विद्रोह के मामले हुए हैं। उनमें से आधे पश्चिमी दैवीय क्षेत्र में, 35% पूर्वी दैवीय क्षेत्र में और 15% घटित हुए दक्षिणी दिव्य क्षेत्र। अगर मैं उन्हें पैमाने के आधार पर वर्गीकृत करूं, तो उनमें से 1921 छोटे पैमाने के विद्रोह थे और केवल 2 बड़े पैमाने के विद्रोह थे। उन सभी को 6 दिनों के भीतर शांत कर दिया गया। घटते क्रम में सबसे मजबूत विद्रोही एक दिव्य संप्रभु, 13 दिव्य राजा, 101 दिव्य आत्माएं थे, और बाकी दिव्य आत्मा क्षेत्र से नीचे थे। संख्याएं युनचे की अपेक्षा से बहुत कम थीं, लेकिन अंततः आश्चर्यजनक नहीं थी। एक नए शासन में बिल्कुल सहज परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं थी, एक युग की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा सामान्य तौर पर अंधेरे के प्रति 3 दिव्य क्षेत्रों का पूर्वाग्रह वस्तुतः 10 लाख वर्षों से विकसित किया गया था। ये स्वाभाविक ही था कि कोई अपने विश्वास पर दृढ़ रहेगा और कड़वे अंत तक लड़ेगा। हालांकि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियां पहले ही युनचे के शासन के सामने समर्पण कर चुकी थी। ये विद्रोह 1000 गुना अधिक बड़े हो सकते हैं, और फिर भी वे उसे जरा भी धमकी नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा वे जितने अधिक गहन अभ्यास करता होंगे, और वे दुनिया में जितने ऊंचे स्थान पर होंगे, उतना ही अधिक उन्हें एहसास होगा कि यूचे की गति को चुनौती देने की कोशिश करना कितना मूर्खतापूर्ण था। यही कारण है कि पिछले 100 दिनों के विद्रोह में भाग लेने वाले सबसे मजबूत गहन अभ्यासकर्ता केवल एक दिव्य संप्रभु और 13 दिव्य राजा थे। आप इन लोगों से निपटने की क्या योजना बनाते हैं? यूचे ने पूछा। कैंग शतियान ने उत्तर दिया, मैं महारानी की बुद्धिमत्ता का पालन करने की योजना बना रहा हूँ। उसने आदेश दिया है कि मैं 90% दोषियों और उनके 3 परिवारों को नष्ट कर दूं, शेष 10% को अपंग बना दूं, और उनमें से 10 से 100 तक को माफ कर दूं। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा हमने उन कुलों और संप्रदायों पर भी नियंत्रण कर लिया है जो उन 3 परिवारों के अंतर्गत नहीं आते हैं जिन्हें खत्म किया जाना तय है, लेकिन फिर भी वे उनसे जुड़े हुए हैं। यह उन लोगों के लिए भी वैसा ही है जिन्हें अपंग बना दिया गया था या माफ कर दिया गया था। हमें पूरा यकीन है कि एक भी व्यक्ति हमारी नजरों से नहीं चूका है। उस नोट पर क्या कोई परिवर्तन है जो आप चाहते हैं कि मैं करूं, महामहिम? ये ठीक है, यूजे ने उत्तर दिया। आप बस महारानी की बुद्धिमत्ता का पालन कर सकते हैं। यूजे के अलावा यू वुक्सिन गुप्त रूप से अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक सकी। वह अधिक से अधिक समझ रही थी कि उसकी
आंटी बुयाओ कितनी जिम्मेदारी से दबी हुई थी। उसकी पदवी भले ही महारानी थी, लेकिन वह महान सम्राट की सभी जिम्मेदारियां निभा रही थी। मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश विद्रोह पश्चिमी दैवीय क्षेत्र में हुए हैं। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में विद्रोह 20% से भी अधिक नहीं है। युनचे ने अपनी भौहें सिकोड़कर अशुभ भाव व्यक्त किया। क्या आप आश्वस्त हैं कि संख्याएं सही हैं? कैंग शतियान ने तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, महामहिम बुद्धिमान है। मैं दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का मूल निवासी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे महामहिम की सेवा करने में सक्षम होने पर गर्व है। मैं दक्षिणी दिव्य क्षेत्र की ओर से सत्य को अस्पष्ट करने का साहस कभी नहीं करूंगा। महामहिम, पूर्वी दैवीय क्षेत्र वह है जिसमें आपके पिछले आदेश को पलटने के दौरान सबसे अधिक जाने गई। इसलिए पूर्वी क्षेत्र के विद्रोहियों का एक छोटा सा हिस्सा अपने संप्रदायों या अपने परिवारों के लिए बदला लेने की इच्छा से प्रेरित था। हालांकि जब शूहे, मैं क्षमा चाहता हूँ, जब कंसोर्ट ग्रेस अभी भी अविवाहित थी, तो वह पहले से ही दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के बारे में जानने लायक सब कुछ जानती थी। आज उसके द्वारा एकत्र की गई सारी जानकारी एक महान जाल में बुनी गई है जो दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के हर सितारा क्षेत्र में फैली हुई है। परिणाम स्वरूप अधिकांश विद्रोहों को आकार लेने का मौका मिलने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। यही कारण है कि दक्षिणी दैवीय क्षेत्र में विद्रोह की बात करने के लिए बहुत कम या कोई नहीं है। युनचे ने पूछा, क्या कैंग शूहे इतनी सक्षम है जब वह अपने निवास से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए? कैंग शतियान ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया। कॉन्सोर्ट ग्रेस का इरादा शतियान को वह वेब उपहार में देने का था जिसे बुनने में उसने हजारों साल लगाए थे। अब इसे महामहिम के लिए उपयोग में लाया गया है। यदि आपके पास समय है, तो मैं विनम्रता पूर्वक महामहिम से अनुरोध करता हूँ कि वह कंसोर्ट ग्रेस को बेहतर तरीके से जाने। मैं वादा करता हूँ कि आपने उसे जो पदवी दी है, वह उसे शर्मसार नहीं करेगी। क्या कुछ और है? युनचे ने पूछा। नहीं महाराज, मेरी रिपोर्ट पूरी हो गई है। युनचे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और घोषणा की, अगर और कुछ नहीं है, तो आप छुट्टी ले सकते हैं। जैसा आपका आदेश हो। कैंग शतियान के चले जाने के बाद शिबुयाओ ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, वह कितना अच्छा कुत्ता है। अगर वह किसी दिन अचानक गायब हो जाए तो यह वाकई दुखद होगा। मुझे ये पहले ही मिल गया है, युनचे ने असहायता से उत्तर दिया। मुझे गहरे समुद्र क्षेत्र की यात्रा के लिए समय मिलेगा। ये सबसे अच्छा होगा। शिबुयाओ आगे बढ़ने से पहले युनचे के पास गया। वैसे कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बस इसे सीधे मुझे दे दो। उसे जानने के बाद उसने जितना अधिक औपचारिक व्यवहार किया, वह उतना ही कम गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहती थी। शिबुयाओ के होठों पर आधी मुस्कान थी। जैसे ही उसने शुरुआत की, सम्राट यू शहर को दैवीय शक्ति और अनगिनत महलों का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन उनमें से अधिकांश खाली और अप्रयुक्त हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अकेला लगता है? सम्राट युंग गॉड क्षेत्र, जो कि पूर्व दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र है, का निर्माण सुचारू रूप से चल रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा, तो कोर अकेले 50,000 किलोमीटर तक फैल जाएगा। पूरा क्षेत्र आपका निजी डोमेन होगा। सभी 4 दिव्य क्षेत्रों में भी हजारों अस्थायी शाही निवास बनाए गए हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज है जिसे आपको व्यक्तिगत रूप से सुधारने की सख्त जरूरत है, और वह है आपका हरम। प्रारंभिक अराजकता के पहले महान सम्राट के रूप में आपकी सहचरियां और आपके परिचारक संयुक्त रूप से 2 दर्जन से अधिक भी नहीं हैं। इस बीच एक निचले दायरे के राजा के हरम में आसानी से 3000 रखैलें होती हैं। यू वुक्सिन, शिबुयाओ ने आगे कहा, असफलता निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी है। मैं नश्वर मनुष्यों की चुगली से नहीं डरता, लेकिन महामहिम की गरिमा पर दाग की अनुमति नहीं दी जा सकती। रुकना। युनचे ने शिबुयाओ को रोकने के लिए जल्दी से अपने हाथ उठाए। युन वुक्सिन को दोषी नजर से देखने के बाद उन्होंने जवाब दिया, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उनके राज्याभिषेक से पहले ही
ची बुयाओ ने उनसे शिकायत की थी कि उनका छोटा हरम उनकी स्थिति के अनुरूप नहीं था। तब से इसी तरह की बातचीत इतनी बार हो चुकी थी कि वह उसे दोबारा देखने के बारे में सोचकर भी डरने लगा था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह इसे लेकर पूरी तरह गंभीर थी। तथ्य यह है कि उसके राज्याभिषेक की रात उसने 9 चुड़ैलों को, जिन्हें उठाने के लिए उसने अकल्पनीय प्रयास किया था, उसके बिस्तर में धकेल दिया था। इसका प्रमाण था। अगर बाद में कोई है तो इसका मतलब ये होगा कि महामहिम इस विचार को अस्वीकार नहीं करते हैं। यह अच्छा है। ची बुयाओ की झुंझलाहट थोड़ी कम हो गई और उसकी आंखें पानी की लहर की तरह चमकने लगी। पिछले कुछ महीनों से मैंने पुरुषों को उत्कृष्ट पृष्ठभूमि, प्रतिभा और उपस्थिति वाली 9000 महिलाओं का चयन करने का आदेश दिया है। जब आप स्वतंत्र हो तो बस अहम हेम हेम। यू चे ने यू वुक्सिन की ओर पीट कर ली और ची बुयाओ को बुरी तरह आंख मारी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में। गंभीरता को छोड़ दे तो वह बिल्कुल जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रही थी। वह शायद उसे अपने ग्रह के आसपास बेवकूफ बनाने और बहुत लंबे समय तक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए दंडित कर रही थी। इसी समय युन वुक्सिन ने कमजोरी से पूछा, क्या मुझे बाहर जाकर अकेले ही खोजबीन करनी चाहिए, पिताजी? आंटी बुयाओ। यू चे ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, देवलोक और निचले लोकों की आभा बहुत अलग है। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें ले चलूंगा, मुझसे बहुत दूर मत जाना। ये पहली बार था जब यू वुक्सिन ने ईश्वर क्षेत्र का दौरा किया था। बिना किसी उचित कारण के वह उसे उसके हाल पर छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अच्छे से, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे ची बुयाओ उसे बंधन से मुक्त कर रही है, लेकिन उसने आगे कहा, हालांकि एक और चीज है जिसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, महामहिम। यू चे ने उसे सावधानी से देखा। ची बुयाओ ने आगे कहा, हमारे गहन चिकित्सकों को अपनी अनुकूलता को समायोजित करने और उत्तरी दिव्य क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से छोड़ने में सक्षम होने के लिए आपके अंधेरे की शाश्वत आपदा की आवश्यकता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे मैं आपकी ओर से पूरा नहीं कर सकता, इसलिए यदि आप कर सकें। यू चे ने सिर हिलाने से पहले राहत की सांस ली। मैं उसके बारे में नहीं भूला हूँ। अब से 2 महीने बाद मैं उत्तरी दिव्य क्षेत्र की यात्रा करूंगा और अपना आशीर्वाद दूंगा। इसके अलावा मैं उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं को एकजुट करने और हर दशक में उनकी अनुकूलता को समायोजित करने का वादा करता हूँ। अच्छे से, मैं अपने लोगों को आवश्यक तैयारी करने के लिए सूचित करूंगा। और ठीक है, यू चे ने अचानक कहा, वो कैसे? जिस मुद्दे पर मैंने तुम्हारे साथ चर्चा की थी। ओह, वह। ची बुयाओ मुस्कुराने से पहले 1 सेकंड के लिए रुका। मैं इतना आलसी नहीं होऊंगा कि आपके द्वारा मुझसे किए गए व्यक्तिगत अनुरोध को नजरअंदाज कर दूं। यदि आप स्वतंत्र हैं तो आप अभी जा सकते हैं और स्वयं देख सकते हैं। उन्हें कभी चिंता नहीं हुई कि ची बुयाओ कुछ गड़बड़ कर सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने में कभी असफल नहीं हुई। वह अपनी बेटी को ची बुयाओ को सौंपने से पहले केवल एक क्षण के लिए झिझका। वुक्सिन, आंटी बुयाओ को कुछ समय के लिए अपने साथ रखें, क्या आप ऐसा करेंगे? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। उन लोगों के लिए जो 3 परिवारों के बारे में अपना सिर खुजा रहे हैं, बस गूगल पर 9 पारिवारिक विनाश खोजें। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।